साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं इस समय शाम को 7 बजे आप सभी के लिए हम जनरल स्टडीज के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी, सुपर टेट या आरओ, यूपीपीसीएस, बीएसए, बीईओ जैसे भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर सर्च करके आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोज़ को सिक्वेंसली प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है टेस्ट होता है, अभी कल ही के डेट में टेस्ट हुआ है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए भैया, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर रिलेटेड टू अनुच्छेद 322 से अनुच्छेद 223 से अनुच्छेद 323 से अनुच्छेद 323 बी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाई मैं बार बार कहता हूँ कि आपको आंसर पता हुआ करें तो आप कमेंट में आंसर लिखा करें, क्योंकि इससे करने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है, और आप अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे। मैं लाइव क्लासेस इसलिए नहीं लेता हूँ, ठीक है, हालांकि मैंने प्रयास किया था, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मैं चाहता हूँ कि आपके टाइम ना ज़्यादा जाए, ठीक है। हालांकि ज़रूरत होगी तो मैं लास्ट दिनों में लूँगा, ठीक है, लाइव क्लासेस, लेकिन अभी के लिए आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर है कि कम समय में आपको बेहतरीन मटेरियल क्वेश्चन सब आपको मिल जाते हैं। तो आप इनके साथ साथ कमेंट करते रहा करें, ठीक है। अब भैया बताओ यहाँ पर सही विकल्प देखें। जो सही विकल्प है मित्र वो है अनुच्छेद 323 ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 323 ए से क्या होता है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध किससे है? अनुच्छेद 323 ए से, ठीक है। अब यह प्रावधान जो है भाग 14 ए में है। किसमें है? भाग 14 ए में है, ठीक है, 14 ए में है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको जोड़ा कौन सा जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1976 बहुत फेमस है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सेवा विवादों से संबंधित जो मामला होता है उसका तुरंत जो है निपटारा किया जाना, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपके ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जानते हैं भाई सुबह में आपकी करंट अफेयर्स, उसके बाद 9 बजे और फिर 12 बजे आपको जो हमारे बीएसए की प्रिपरेशन करने वाले साथी हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार सीसेट की अलग क्लास और उसके बाद सब्जेक्ट की अलग क्लास बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से मिलना प्रारंभ हो गई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपका तैयारी उधर भी करना है, आरओ या फिर आपको जो है और अन्य एग्ज़ाम्स जो है बीएसए है, आपका बीईओ जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आप जरूर लें, ठीक है। उसके साथ में आपके टीजीटी पीजीटी के लिए हम करंट अफेयर और ये सब कुछ आपको मास्टर क्लासेस जो बैच है उसमें प्रोवाइड ही कर रहे हैं, तो आप उनको प्राप्त करते रहें। यहाँ पर देखें अरी और खंडित, ठीक है, रेडियल, अब इसके बाद वृक्षनुमा जालीदार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको हमने कई बार जिक्र भी किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्र वो है वृक्षनुमा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये है आपका वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं प्रमुख रूप से वृक्षनुमा, ठीक है, जिसे डेंड्रेटिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, एक ऐसे देखें यहाँ पर शाखा निकली हुई है, ठीक है, इधर 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 इस तरीके से इसकी शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है। इसका विकास अगर हम बात करें तो प्रायः जो है ग्रेनाइट सेल वाले सपाट क्षेत्र पर होता है, ठीक है। प्रवाह देखने पर यह वृक्ष के तने और शाखाओं के समान लगते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वृक्षनुमा कहा जाता है, ठीक है भैया। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान हैज़ अ नियर मोनोपोली इन तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में, डोलोमाइट में, ठीक है। चलो भैया आंसर करते रहो फटाफट। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया जस्ता में। जी हाँ, भारत में जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। किसका? राजस्थान का। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखें और हम आपको जो है सारा चीज़ बहुत जो है संक्षिप्त रूप से और इम्पॉर्टेंट रूप से आपके अपने टीजीटी वाले बैच में भी हम जो है कंक्लूडेड डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लेंगे बाद में, ठीक है। कुछ आपको मिल भी चुकी हैं, कुछ आगे हम लेंगे भी, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम आपकी प्रॉपर तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है भारत में जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार राजस्थान का है। जस्ते का अधिकांश निक्षेप और उत्पादन लगभग 100%, लगभग 100% कहाँ? यहीं पर होता है, राजस्थान में, ठीक है। उदयपुर का जो जावर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? जावर क्षेत्र, ठीक है। जावर क्षेत्र जो है इसके लिए बहुत मतलब देश का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण जस्ता उत्पादक क्षेत्र है और इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है।
आगे देख लो अगला क्वेश्चन, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे जो है ये जो चक्रवात हुए थे उनके बारे में भी जिक्र किया हुआ था। चलो आगे देख लेते हैं। फ्रॉम विच सी डिड द मरीन साइक्लोन स्टॉर्म तौकते ऑरिजिनेट? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो भैया देखो यहाँ पर सही विकल्प आप बता दो फटाफट। सही विकल्प है डी आंसर, अरब सागर। अगर हम बात करें जो चक्रवाती तूफान है इसको तौकते या ताउते कहा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? अरब सागर से हुआ। कहाँ से? अरब सागर से, ठीक है। और उसके बाद यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने गुजरात में क्या किया? लैंडफॉल किया, ठीक है। इससे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र मानी वो जो बॉर्डर वाले क्षेत्र थे वो सब प्रभावित हुए, ठीक है। अगर बात करें तो चक्रवात जो होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चक्रवात निकला और कहा भैया मेरा नाम तौकते है, ऐसा तो करता नहीं है, ठीक है। उसका कोई ना कोई नामकरण किया जाता है भाई, वो बोलता थोड़ी ना। उसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था, जिसकी जो है बर्मी भाषा में अर्थ है जो है गेको। क्या होता है? गेको अर्थ है, गेको यानी छिपकली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए भैया, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर लैप्स ट्राइब? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही विकल्प है मित्र वो है स्कैंडिनेविया। जी हाँ, स्कैंडिनेविया। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कैंडिनेविया प्रदेश जो है लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। एस्किमो जनजाति की अगर हम बात करें तो भैया ये अलास्का में है। कहाँ पर है? अलास्का में जो है अलास्का से ग्रीनलैंड तक फैली हुई है। इसका हम इग्नू बनाते हैं ना, बर्फ का मकान, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है? रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ किसका? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषण, जल, धुआं यानी स्मोक। तो भाई बताओ इसका भी आंसर आप फटाफट कर दीजिए मेरे भाई। सही विकल्प है भैया यहाँ पर धुआं यानी स्मोक। जी हाँ, रिंगलमैन का जो प्रयोग होता है धुएं के घनत्व मापन के लिए किया जाता है। इसका विकास की अगर हम बात करें तो मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1888 में, ठीक है। कब किया गया था? ये 1888 में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के 5 स्तर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 स्तर होते हैं और धुएं का आभासी घनत्व इन्हीं स्तरों से आंका जाता है। चलो भैया आगे देख लेते हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, ठीक है। द इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में, जो है लखनऊ में। मेरे भाई इन वीडियोज को बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ मैं। आप सब जानते हैं कि दिन रात मैं सिर्फ आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट आपको प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सहानुभूति दिखा करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर आप ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। जिससे हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि अब जो है ये 20 प्रैक्टिस सेट तक हम 30 क्वेश्चन तक लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन की संख्या को और क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाएंगे। और बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिंदास होकर के जुड़िए। आपको सारी PDF टेस्ट मात्र 199 फीस है, ठीक है। उसमें ऐप वाले ले लेते हैं हमसे, ठीक है। हमको इतना नहीं मिलता भैया, हमको मिलता 185 रुपये, ठीक है। और आपसे जो है ये इस तरीके का चार्ज लगता है, तो आप समझ सकते हैं। तो भैया इसका आंसर बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा? कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में और लखनऊ में, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो लखनऊ में, इसका सही विकल्प क्या होगा भैया? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ? लखनऊ में स्थित है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR किसके द्वारा? CSIR नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है जीव विज्ञान व टेक्सोनोमी अनुसंधान, ठीक है। कानपुर में अगर हम बात करें तो भैया ये दलहन के लिए फेमस है, ठीक है। दलहन अनुसंधान के लिए ये फेमस है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई इज कंसीडर्ड टू बी 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है डी आंसर, यानी 25 सेंटीमीटर। सामान्य स्वास्थ्य आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितने? 25 सेंटीमीटर। यह वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी हुई वस्तु जो है आँख को स्पष्ट दिखाई देती है और इसे न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहा जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? ठीक है। स्टील, तांबा, चांदी, कांसा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपको बताना है सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है सिल्वर। जी हाँ, आप देखो भैया चांदी इतनी महंगी है, अब चांदी के आप बर्तन बनाओगे। यह शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है और मन को शांत रखती है। पकाने में उपयोगी है। चांदी के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकता है क्योंकि यह जो है सर्वाधिक विद्युत चालक एवं उष्मा चालक धातु है। और हाँ, बर्तन चांदी का होगा तो भैया घर में चोरी बहुत होगी। ठीक है, पता चले आप बर्तन धुलने के लिए रखे हैं, कोई चोर आया बर्तन ही चुरा कर लेके भाग गया। ठीक है, कितनी महंगी हो गई चांदी, तो इसलिए बर्तन चांदी के बर्तन का बहुत यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहने दीजिए। इसमें जो बने भोजन होते हैं सेवन करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, या पित्त दोष को नियंत्रण मिलता है। कफ और वायुदेश का संतुलन जो है बना रहता है। तो इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, बर्तन चोरी होने से बचाइएगा। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यूरिक अम्ल, पाइरूविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलो भैया आप देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, लैक्टिक अम्ल। हम जानते हैं क्या होता है, कारण क्या है। देखिए यहाँ पर जो है जो मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियाँ होती हैं। कितने? 500 से अधिक पेशियाँ हैं। पेशियों के संकुचन से गति और मतलब सभी गतिविधियाँ होती हैं। अधिक परिश्रम करने पर पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। यही पेशी थकान का कारण बन जाती है। चलो आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु हृदयघात से यानी हार्ट अटैक से, प्रोस्टेट ग्रंथि से के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया फटाफट आंसर इसका। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया ये वाला, हार्ट अटैक से। भैया आजकल लोग बहुत परेशान है, हार्ट अटैक से आता है, फटाक से आदमी को निपटा कर चला जाता है, हंसता खाता आदमी दुनिया छोड़ देता है। ठीक है, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है। बीटा ब्लॉकर के जो है माध्यमिक रोकथाम की दवाएं हैं और हृदयघात यानी हार्ट अटैक के बाद रोगियों में दोबारा हार्ट अटैक से बचाने के लिए दी जाती है। इसका प्रयोग उच्च रक्तचाप यानी हाइपर टेंशन के इलाज में भी किया जाता है, लेकिन यह प्राथमिक दवा यानी फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं मानी जाती है, मतलब अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। सब कैट, CAT का पूर्ण रूप, द फुल फॉर्म ऑफ कैट। कंप्यूटराइज जो है एक्सिलियल टोपोग्राफी, कंप्यूटराइज आर्थराइटिस टेस्ट, कंप्यूटराइज एक्सियलस टोमोग्राफी और कंप्यूटराइज एब्डामिनल टेस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देखिए भैया, सही विकल्प है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एक विशेष प्रकार की इमेजिंग तकनीक है। इसमें एक्सरे और कंप्यूटर तकनीक के शरीर मतलब से शरीर के अंगों की क्रॉस सेक्शनल छवियां ली जाती हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल छवियां ली जाती हैं और चिकित्सा निदान में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? CAT का। ठीक है, यानी कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी का। आगे देख लो भैया अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है किससे? योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू करने में। ठीक है, देखो भाई अब इसका आपको आंसर करना है फटाफट। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। जी हाँ, यहाँ पर देखें राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे NDC, जी हाँ NDC जो है क्या है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ये एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका गठन की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। कब? 6 अगस्त 1952 को। यह एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों और योजनाओं आयोग के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास NDC का जो है इसका जानते हैं कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है तथा योजना आयोग का जो सचिव इसका सचिव होता है। ठीक है, और शुरुआत में जो सदस्य होते हैं केवल राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और 1967 के बाद इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी योजना आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। कार्य योजना की अगर हम बात करें तो योजना जो आयोग द्वारा तैयार योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना होता है। हालांकि अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, चलो भाई आंतरिक व्यापार संबंधित है घुड़दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक खर्च से, शेयर बाजार से। ठीक है, आंसर कर देना भैया फटाफट। इसका सही विकल्प है शेयर बाजार से। हाँ, आंतरिक व्यापार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम ट्रेडिंग यानी अंदर कंपनी में काम करते हैं, हमने सूचना आपको दे दी, आप हमारे फ्रेंड हैं, हम आपको बता दिए कि भैया आज हम इतने बजे ये शेयर या गिरने वाला है। ठीक है, आप ये गिरेगा उसके बाद आप इसको खरीद लीजिएगा। यानी अंदर से कोई सूचना लीक हो जाए और उसके आधार पर जो ट्रेडिंग की जाती है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। समझ लीजिएगा साधारण से भाषा में। ठीक है, जब कंपनी प्रबंधन से जुड़े लोग आंतरिक जानकारी का दुरुपयोग करके शेयर खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, मतलब हमने आपको बता दिया और आपसे हमने कर दिया कि भाई कल ये शेयर उड़ेगा, उड़ाऊंगा मैं, बढ़िया बेच करके फ़ायदा हमारा आपका आधा आधा हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको ये जो है आंतरिक व्यापार इसे यानी इनसाइडर ट्रेडिंग इसे कहते हैं। हर्षद मेहता का आप लोगों ने सुना होगा,
फिर जब ऐसा होने लगा तो इसीलिए एक्ट बना, सेवी एक्ट 1992 बना था, ठीक है, जिसमें इन सारी चीज़ों को पर प्रावधान लगाया गया, रोक लगाया गया। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। योजना मतलब 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द भारत निर्माण स्कीम लॉन्च इन 2005 एंड 6। ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़क। ठीक है भैया, देखो अब देखो यहाँ पर क्या विकल्प होगा, ग्रामीण स्वच्छता, रूरल सैनिटेशन, रूरल सैनिटेशन। ठीक है, भारत निर्माण योजना का शुभारंभ 16 दिसंबर 2005 को हुआ था। चूंकि ये देखो योजना संबंधित क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, 2016 में भी ये 2005 का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपसे भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है यही योजना, बल्कि पुरानी योजना को भी पूछा जा सकता है जो मतलब काफ़ी फेमस हो। ठीक है, और इसको शुरू किया किसने था, 16 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1979, 1982, 1984, 1986। जी हाँ भैया, देखो यहाँ पर सही विकल्प है 1984। हम बात करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना का तो अप्रैल 1984 में। ठीक है, अप्रैल 1984 में इसका जो है स्थापना हुआ है। किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों पर आधारित है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, आगे देखें भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ध्यान देना मेरे भाई, अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं जो राष्ट्रीय औसत जो 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943 है, यानी 943 है। ठीक है, अब झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की भैया है 949, कितना है 949, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बाकी और हैं, जैसे अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भैया 931 है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात करें तो 929 है। ठीक है, 929, हाँ, और गुजरात की बात करें तो 919 है। तो ये है राष्ट्रीय औसत, मतलब क्या बोलते हैं, हर राज्य की जनगणना लिंगानुपात। ठीक है, राज्यों में यही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, झारखंड है, दिए गए विकल्पों में से। चलो भाई आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प भैया बी आंसर, यानी सिंगरौली में। हाँ, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र का भाग है। ठीक है, तो इसको इतना आपको यहाँ पर समझना चाहिए। और हम देखें अगर तो यह क्षेत्र मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिला, कौन सा, मध्य प्रदेश का सीधी जिला जो है, ठीक है, सीधी जिला या आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में फैला हुआ कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ठीक है, 9वां स्थान है, तो ये भी ध्यान रखना भैया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किया था। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आपसे, कक्षा 5, कक्षा देखो यहाँ पर आपका कक्षा 12 जो है 8, कक्षा 10th और कक्षा जो है 12th, मतलब कक्षा 10, 5, 8, 10, 12। बताओ भाई, आंसर करना है फटाफट यहाँ पर। तो सही विकल्प है, आप जानते हैं 12th पास। जी हाँ, कन्या विद्याधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012 में प्रारंभ किया गया एक योजना थी। यह योजना उन लड़कियों के लिए थी जिन्होंने कक्षा 12th पास किया था, और इस योजना के अंतर्गत 5 छात्राओं को 30,000 की, कितनी, 30,000, उस समय भाई बढ़िया था इसकी कीमत ज़्यादा ही थी, आज के मतलब 60,000, 70,000 या मान सकते हैं, या 1 लाख मान सकते हैं, कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है। अब देखो यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, आपको बताना कौन कम नगरीकृत है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी। ठीक है, आंसर करो भाई। तो सही विकल्प है भाई यहाँ पर देखें जो है आपका, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 37.7, ठीक है, % जो है नगरीकरण, जो कि सबसे कम है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो भैया 78.1% है। ठीक है, अब हम पुडुचेरी की बात करें तो ये भैया है 68.33, ठीक है, % है। दादरा एवं नगर हवेली की अगर हम बात करें तो ये भैया है 46.72%। ठीक है,
तो इस तरीके से, इसलिए सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश का मतलब नगरीकृत कौन है, ये है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बंगाल में कैवर्त विद्रोह, क्या हो रही बात, कैवर्त विद्रोह की किसके राज्यकाल में हुआ था, ठीक है, देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल सेकंड और राजपाल, ठीक है। तो भैया बताओ यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प है महिपाल सेकंड। अब बात करें महिपाल सेकंड का, यह विग्रहपाल थर्ड के बाद उनका लड़का जो महिपाल सेकंड था, उसने अपने भाइयों को कारागार में डाल करके पाल वंश का शासक बन गया। और इसी काल में कैवर्ती ने किसके नेतृत्व में, दिव्य के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और महिपाल सेकंड की हत्या कर वारेंद्री में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और देवपाल के काल में जो है नालंदा बिहार बनवाने वाले जो बाल पुत्र देव शैलेंद्र जो है राजा बने थे, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन और जो है अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिम्बिसार के शासनकाल में, उदयभान के शासनकाल में, ठीक है। तो ये देखो भाई जो सही विकल्प है यहाँ पर वो है आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। अब ध्यान समझना मेरे भाई, अजातशत्रु का शासनकाल में हुआ था, स्थान क्या था, राजगृह था, ठीक है। और उसके बाद ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन था, अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। और इसमें जो है बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक और सूत्र पिटक में संकलित किया गया। अब अगली हम बात करें, देखो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, अजात, ठीक है, अजात को आप आज से याद करें, ठीक है, अजात राज, आज राज करेंगे, इस तरीके से आप इस नाम को ध्यान रख सकते हैं, अजात यानी आज राज, ठीक है, आज राज। अब इसको देख सकते हैं, द्वितीय संगीत की बात करें तो वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, जो है सबकामी थे, शासनकाल कालाशोक का था, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, अनुशासन, विवाद समाधान, स्थिर और महासांघिक 2 भाग थे। तीसरे जो है संगीत की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, अध्यक्ष जो है मोगल पुत्र इसमें और शासन जो है अशोक था। चतुर्थ की बात करें तो कश्मीर में, कुंडलवन में, ठीक है, और ये जो है शासनकाल कनिष्क का था। चलो भाई इतना देख लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल ऑफ विजयनगर अपॉइंटेड तुर्किश वुमेन, बुक्का, हरिहर सेकंड, देवराय, ठीक है, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड 2 हैं यहाँ पर। सही विकल्प है भैया देवराय फर्स्ट। जी हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम जो है राजारोहण इसका 5 नवंबर 1900 कब हुआ था, 5 नवंबर 1406 में, ठीक है, 1406 में हुआ था। विजयनगर का शासक बना और बहमनियों की शत्रुता से निपटने हेतु उसने जो है तुर्की धनुषधारियों को सेना में भर्ती किया। बहमनी जो है विजयनगर युद्ध में पराजित कर जो है इसे अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से करना पड़ा और दहेज स्वरूप दोआब क्षेत्र को बांकापुर बहमनियों को देना पड़ा। इसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना और फारस व अरब से घोड़े खरीदे इसने, ठीक है। चलो भाई, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उससे कहा जाता था महाले जागीर, महाले खालसा, महाले पैबाकी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आप बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प महाले पैबाकी, ये है आपका सही विकल्प। भू राजस्व आवंटन हेतु आरक्षित भूमि को महाले पैबाकी कहा जाता था, ठीक है। अब इसका उपयोग बात करें तो नई जागीरें प्रदान करने हेतु भी किया जाता था। राज्य के सीधे नियंत्रण में रखी हुई भूमि को महाले खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महाले खालसा, इसको कहा जाता था। राजकीय कर्मचारियों को सेवाओं के बदले में दी जाती थी, उसको महाले जागीर कहा जाता था। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुगल काल में वतन जागीर और जो है अलतमगा जागीर वंशानुगत आधार पर दी जाती थी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर देखें कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई और कारण क्या है, फ्रांसीसी कंपनी में संचालनात्मक जो है संरचनात्मक कमजोरियाँ थी। अब देखो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, ये आर ए की सही व्याख्या करता है, तो क्या सही विकल्प होगा भैया, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो सही विकल्प भी यही है, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, सभी यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में व्यापार हेतु आया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल रही और इसका मुख्य कारण फ्रांसीसी कंपनी की संरचनात्मक कमजोरियां थी, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लिखा जाता है, सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। चलो भाई आप देखो यहाँ पर,
तो अगर हम बात करें तो डी.के. कर्वे जी का जो नाम लिया जाता है, ये जो है इनके बारे में जान लीजिए आप, जिनको धोड़ो केशव कर्वे के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इनका योगदान जो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों से जुड़ा हुआ था। तो अब आप इसमें क्या आंसर लगाओगे भैया? तो आप इसमें दोनों सही विकल्प हो सकता है, ठीक है। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, हालांकि ये दोनों ऑप्शन इसमें आयोग ने सही माना है और एक ऑप्शन इसमें से आपको चूज करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई। बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 और मद्रास अधिवेशन 1927। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भैया सही विकल्प है 1929 का लाहौर अधिवेशन। हाँ, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रस्ताव किया गया कि जो है जो नेहरू समिति रिपोर्ट थी उसको निरस्त, उसमें क्या कहा गया था, जो है स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज शब्द का अब अर्थ बदल करके कर दिया गया कि नहीं भैया, हमको अब जो है पूर्ण जो है स्वराज चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वतंत्रता तय करना था और विधानमंडलों व सरकारी समितियों का बहिष्कार हो गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप जानते हैं हमने इस बार इसको बहुत ध्यान से आपको बताया भी है। तो इसमें जो है जो पहली अध्यक्ष बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन चूँकि जो उस बॉडी का जो है जो सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 2 दिन बाद फिर जो है अध्यक्ष चेंज कर दिया गया था। फिर किसको बनाया गया था? कमेंट में लिख दीजिए आप भैया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो अनुच्छेद 358, 359, 313 और 13, अनुच्छेद 13 और 356 आपको बताना भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है 359, ये आर्टिकल 359 आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भाग 3 प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है, ठीक है। परंतु अनुच्छेद 20 जो है अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण व 21 जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है कभी भी लंबित नहीं होते हैं। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान किया गया, सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान मतलब भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है साधारण विधेयक। अगर हम बात करें या जब कोई साधारण विधेयक जो है सदन में पारित होकर दूसरे सदन भेजा जाता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है, तो क्या होता है? संशोधनों पर असहमति हो जाती है, दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक रोके रखता है। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद जो है 108 के अंतर्गत, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात ध्यान रखना, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? जो है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से प्रभाव भी लोकसभा का अधिक होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपने ऐप डाउनलोड करके PDF और टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सारी वीडियोज़ को आप देख रहे होंगे पूरा। और हाँ, कोई सुझाव हो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर भेजें मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।